मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मंगल पांडे जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान रामविलास पासवान जी, राज्य विधानमंडल दल के नेता श्रीमान सुशील कुमार मोदी जी, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान जीतन राम मांझी जी, राज्य विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान नंद किशोर यादव जी, केंद्र में मंत्रिमंडल में मेरे साथी श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, हमारे सबके वरिष्ठ नेता डॉक्टर सीपी ठाकुर जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान गोपाल नारायण जी, हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान शकुनी जी चौधरी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमान शाहनवाज जी, हमारे पूर्व सांसद श्री उदय सिंह जी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण जी, बिहार विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी, हमारे सांसद श्रीमान कीर्ति आजाद जी, हमारे सांसद श्रीमान हुक्मदेव नारायण जी, पूर्व सांसद श्रीमान निखिल चौधरी सिंह, श्रीमान प्रदीप सिंह, श्रीमान नित्यानंद राय जी, श्रीमान विश्व मोहन चौधरी जी, श्रीमान एन.के. सिंह जी, डॉक्टर राम नरेश सिंह जी, श्रीमान वीरेंद्र चौधरी जी, श्रीमान देवेंद्र यादव जी, श्रीमान महबूब अली जी, श्रीमान आलोक रंजन जी, श्रीमान मदन मोहन चौधरी जी, श्रीमती नूतन सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव, बोल दिया भाई, आपके ध्यान में नहीं है, बोल दिया। एहन पुण्य भूमि मिथिला ने आबी हम गदगद छी। अहाँ सबके बेरी बेरी प्रणाम करे छी। मैं पिछले आरा के कार्यक्रम से आ रहा हूं। इसके पूर्व मुझे बिहार में 2 रैलियों को संबोधित करने का अवसर मिला। हवा का रुख साफ साफ नजर आता है। इस चुनाव में माहौल कैसा है, मौसम कैसा है, उसका भली भांति पता चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सरकार बना के लिए
जो तेज आंधी आई है, तेज हवा चल रही है, बारिश भी उसको भिगो नहीं पा रही है। मैं जब आरा में था तो मुझे बताया गया कि यहां तो तेज बारिश चल रही है, लेकिन ये कोशी अंचल के लोग हैं, अगर एक बार ठान लेते हैं तो कितनी आंधी तेज न हो, कोई वर्षा कितनी क्यों न हो, न ये रुकते हैं, न थकते हैं, न झुकते हैं। ऐसे कोशी अंचल के लोगों को मैं बार बार नमन करता हूं। भाइयों बहनों, आज से 7 साल पहले 18 अगस्त को कोशी में एक भयंकर बाढ़ आई थी और उस बाढ़ में यहां के नजदीक के 7-8 जिलों के 35 लाख परिवार तबाह हो गए थे। यहां के खेत बालू से भर गए थे, गांव विनाश के कगार पे आके खड़े हो गए थे। न धरती बची थी, न आसमान रुकने को तैयार था, और यहां का जन जन मुसीबतों से जूझ रहा था। उस समय मैं गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में काम करता था। इस कोशी अंचल के अनेक परिवार मेरे यहां गुजरात में बसे हुए हैं और उसके कारण मुझे उनसे भली भांति सारी जानकारियां मिलती थी। और तब हमें लगा था कि भले गुजरात कितना ही दूर क्यों न हो, लेकिन काशी अंचल की पीड़ा के समय कंधे से कंधा मिला करके उनके दुख में खड़े रहना चाहिए, उनको समस्याओं को में से मुक्ति दिलाने के लिए मदद करनी चाहिए। आप सबको याद होगा मेरे भाइयों बहनों, देश भर से लोग उस संकट की घड़ी में आपके साथ खड़े हो गए थे, लेकिन कभी कभी जनता जनार्दन का दर्द सामान्य मानवी की पीड़ा राजनेताओं का अहंकार इतना 7वें आसमान पर होता है, उस अहंकार के कारण न संवेदनाओं को समझ पाते हैं, न दर्द को अनुभव कर पाते हैं, न पीड़ा का पता चलता है, और वे अपने अहंकार में डूबे रहते हैं। आज जब मैं इस कोशी अंचल में आया हूं, कोशी नदी की सौगंध खा करके मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, किसी व्यक्ति का अहंकार कितनी गहरी चोट पहुंचाता है,
अगर मुझ पर व्यक्तिगत कोई अपमानित करे, दुत्कार दे, अनाप शनाप किसी की भाषा का उपयोग कर ले, मैं कभी भी सार्वजनिक रूप से इस प्रकार की हरकतों के संबंध में कभी कुछ बोलता नहीं हूं। उसको सहने के लिए अपने आप को तैयार करता हूं। लेकिन जब अहंकार के कारण सामान्य मानवी के दर्द के साथ, पीड़ा के साथ खिलवाड़ किया जाए, तो जनता जनार्दन के दर्द के लिए, पीड़ा के लिए मैं अपने आप को रोक नहीं सकता हूं। मेरे भाइयों बहनों, रोक नहीं सकता। और आज मैं कहना चाहता हूं, जब कोशी के अंचल में आया हूं, वो दिन था 18 अगस्त, आज का दिन है 19 अगस्त। आज 18 है, आज 18 है, ठीक है भाइयों बहनों, यही दिन था। और आज मैं कहना चाहता हूं, गुजरात के लोगों ने अपनी पसीने की कमाई से कोशी अंचल के लोगों की मदद में 5 करोड़ रुपया का चेक भेजा था। उन 5 करोड़ रुपयों में इसी कोशी अंचल के मेरे बिहार के भाई जो गुजरात में रहते हैं, जिन्होंने गुजरात को अपनी कर्मभूमि बनाई है, 5-10 लाख रुपया उनका भी उसमें था। वे भी अपने वतन के पीड़ित परिवारों के लिए कोई न कोई योगदान देना चाहते थे। लेकिन अहंकार इतना था, आप दर्द झेलते रहें, आप पीड़ा झेलते रहें, लेकिन उनका अहंकार 7वें आसमान पर था। उन्होंने 5 करोड़ रुपयों का चेक गुजरात की जनता को वापस भेज दिया। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, क्या सार्वजनिक में, जीवन में यह आचरण उचित है क्या? पूरी ताकत से बताइए, उचित है क्या? ऐसा आचरण मंजूर है क्या? कोसी अंचल के लोग मरे तो मरे, लेकिन मैं अपना अहंकार नहीं छोड़ूंगा, यह चल सकता है क्या? जो अपना अहंकार नहीं छोड़ सकते, उन्हें हमें छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? ऐसे लोगों को विदाई देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? भाइयों बहनों, ऐसे ही अहंकार ने बिहार के सपनों को रौंद डाला है, बिहार के सपनों को चूर चूर कर डाला है। भाइयों बहनों, उस अपमान को भी मैं पी गया था। और फिर मैंने हमारे बिहार के भाई जो वहां रहते थे, उन्हीं को कुछ सामान देकर के मैंने भेजा, भाई कहीं मेरा नाम आएगा तो पता नहीं तूफान खड़ा हो जाएगा, आप चुपचाप जाइए और यहां के गरीब परिवारों को बांट करके आ जाइए। और लोग आए, यहां के लोगों की सेवा की, कहीं तक किसी को आवाज तक नहीं आने दी थी। सार्वजनिक जीवन में कुछ परंपराएं होती, कुछ नीतियां होती है, कुछ नियम होते हैं। भाइयों बहनों, लेकिन ऐसे लोगों से मैं क्या अपेक्षा करूं, बताइए? आप मुझे बताइए मेरे भाइयों बहनों, जयप्रकाश नारायण हमारे देश की शान है कि नहीं है?
जरा पूरी ताकत से जवाब दीजिए, जयप्रकाश नारायण जी हमारे देश की शान है कि नहीं है? हमारा गौरव है कि नहीं है? जयप्रकाश जी ने बिहार को गौरव दिलाया कि नहीं दिलाया? बिहार का मान सम्मान बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? आपको याद है उन जयप्रकाश नारायण जी को जेल में किसने बंद किया था? आपातकाल में जब श्रीमती इंदिरा गांधी का राज चलता था, तब जयप्रकाश नारायण जी को जेल में किसने बंद किया था? जरा जोर से बोलिए, किसने बंद किया था? कांग्रेस पार्टी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश नारायण जी को जेल में बंद कर दिया था और उनका यही गुनाह था, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे। बिहार जयप्रकाश जी के नेतृत्व में और बाद में पूरा हिंदुस्तान जयप्रकाश जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आया था। भाइयों बहनों, अब जगह नहीं, कहां आओगे जी? अब भर गया है। मेरे भाइयों बहनों, इस मैदान में जगह हो या ना हो, मेरे दिल में आपके लिए भरपूर जगह है। मेरे भाइयों बहनों, जयप्रकाश जी जेल में से बीमार होकर के निकले और यह देश बिहार के सपूत मां भारती का लाल जयप्रकाश नारायण जी को नहीं बचा पाया। वो हमारे बीच से चले गए। कौन जिम्मेवार है जयप्रकाश नारायण जी की मृत्यु के लिए? यही कांग्रेस के लोग जिन्होंने जयप्रकाश नारायण जी के साथ ये खिलवाड़ किया था। मैं बिहार के भाइयों से पूछना चाहता हूं, बिहार के लोगों ने ऐसी मन में ठान ली कि जयप्रकाश नारायण के साथ इस प्रकार का जुल्म करने वालों को बिहार की राजनीति से उखाड़ के फेंक दिया। लेकिन आज जो लोग जयप्रकाश जी की जिंदगी के साथ खेल खेलने वालों के साथ चुनावी समझौता कर रहे हैं, कांग्रेस के पास सीटों का बंटवारा कर रहे हैं, मुझे बताइए ये जयप्रकाश नारायण की आत्मा को पीड़ा पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? ये जयप्रकाश नारायण के साथ धोखा है कि नहीं है? ये जयप्रकाश नारायण के साथ विश्वासघात है कि नहीं है? आप ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हैं क्या, जिन्होंने जयप्रकाश नारायण की जिंदगी को तबाह कर दिया? सत्ता पाने के लिए आप उनकी गोद में जाकर के बैठ रहे हो। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये जो कारोबार चल रहा है, अब बिहार की राजनीति बदलाव की ओर चल पड़ी है दोस्तों। अब यह सरकार रहने वाली नहीं है। यहां की जनता न इनको स्वीकार करने वाली है, न इनको साथ देने वाली है। भाइयों बहनों, आपने मुझे प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने का मौका दिया है। आप मुझे बताइए, मैं जनता जनार्दन के बीच आकर के अपने काम का हिसाब दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं? अपने काम का हिसाब दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं? जनता के बीच जाने के लिए भी एक हिम्मत लगती है, हौसला लगता है, जनता के प्रति विश्वास लगता है, आस्था लगती है। लेकिन जब जनता से नाता टूट जाता है, अहंकार सातवें आसमान पर होता है, तब जनता के बीच जाने के बजाय
एयर कंडीशन कमरे में 5-25 पत्रकारों को बुला करके जहर उगलने के सिवाय कोई काम नहीं बचा रहता है। भाइयों बहनों, हम तो जनता के हैं, जनता के बीच जाते हैं, जनता के बीच आकर के अपना हिसाब देते हैं। भाइयों बहनों, बिहार को जंगल राज का डर सता रहा है। ये बात उसके संकेत मिलना शुरू हो गए हैं। मैं आज बिहार सरकार ने उनके अपने पुलिस विभाग ने अपनी वेबसाइट पर जो बातें रखी है, मैं जरा बिहार की जनता के सामने बिहार सरकार के ही आंकड़ों को प्रस्तुत करना चाहता हूं, आपके सामने रखना चाहता हूं। और ये आंकड़े बताते हैं कि दबे पांव मुसीबतें आना शुरू हो चुकी है। संकट का सामना करने के दिन आना शुरू हो गए हैं। आप देखिए, बिहार सरकार के आंकड़े बताते हैं, जनवरी 2015 बिहार में अपराधों की संख्या थी 13,808। गंभीर प्रकार के अपराध बिहार में जनवरी 2015 की संख्या थी 13,808। 6 महीने के भीतर भीतर ये आंकड़ा पहुंच गया 13,000 से 18,500 पर। 34% गंभीर प्रकार के गुनाह के अंदर इजाफा हो गया। मुझे बताइए, ये जंगल राज के आसार शुरू हुए हैं कि नहीं हुए हैं? आपका जीवन मुश्किल होगा कि नहीं होगा? निर्दोष बहन बेटियों की जिंदगी खतरे में पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? भाइयों बहनों, जनवरी में 217 हत्याएं हुई थी, 217। जून में इतने कम समय में ये आंकड़ा पहुंच गया 316। और अभी तो ये 1.5 महीने की मैंने हिसाब नहीं लिया है, इजाफा हुआ 46%, 46%। आप मुझे बताइए कि अगर ये हत्याओं का ही दौर चलता रहा तो बिहार का सामान्य मानवी की जिंदगी का क्या हाल होगा? भाइयों बहनों, एक और बात की ओर मैं गंभीरता से ध्यान देना चाहता हूं। ये आंकड़े बिहार सरकार के हैं, मैं उन्हीं की सरकार के आंकड़े बोल रहा हूं। जनवरी महीने में दंगों की संख्या थी 866, 866। जून महीना आते आते दंगों की संख्या हो गई 1,1500, करीब करीब एग्जैक्ट आंकड़ा है 1,497, यानी 1500 में 3 बाकी। जनवरी में करीब 850 और जून में 1500 दंगे। इजाफा हुआ 72% इजाफा हुआ, 72%। आप मुझे बताइए भाइयों, हर पैरामीटर को देखिए, बिहार के सामान्य मानवी की जिंदगी सुरक्षित नहीं है, खतरे की घंटी बज चुकी है। मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं,
इस चुनाव में ये हत्याएं बंद अगर करवानी है, ये दंगे फिसाद बंद करवाने हैं, इन निर्दोष लोगों की जिंदगी को बचाना है, तो आपको घर घर जाकर के चौकीदारी करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ पटना में एक मजबूत सरकार बिठा दीजिए, आप हमारा साथ दे दीजिए, हम आपकी समस्याओं का समाधान कर देंगे। भाइयों बहनों, कई दिनों से चर्चा चल रही थी। मैं एक और बात भी कहना भूल गया, मैं जरा कह जाना चाहता हूं। मैंने कोशी का जिक्र किया, लेकिन यहां के लोगों को याद होगा कि अगस्त 2014 में दिल्ली में हमारी सरकार बनने के थोड़े दिन के बाद फिर से एक बार कोशी पे संकट आया था। नेपाल में दुपाल चौक के पास कोशी नदी पर लैंडस्लाइड हुआ था। नदी का आना बंद हुआ था और वहां पानी जमा होना शुरू हो गया था। सैटेलाइट से हमें पता चला कि अगर ये पानी जमा होता गया और बाद में अगर ये मिट्टी ढह गई तो कोशी के पट पर बिहार के जितने गांव हैं, वो आज से 7 साल पहले जो तबाही आई थी उससे भी 100 गुना भयंकर तबाही आ जाएगी, कोई बच नहीं पाएगा। काम करने वाली सरकार कैसी होती है, जनता जनार्दन के दुख दर्द को समझने वाली सरकार कौन सी होती है, समस्याओं को पहले से अंदाज करके रास्ते खोजने का प्रयास करने वाली सरकार कैसी होती है। मेरे कोशी पट के भाइयों बहनों, आपको याद होगा हमने तुरंत सेना को भेजा नेपाल में, बम ब्लास्ट के द्वारा उस नदी को फिर से खोलने के लिए। इतने बड़े लैंडस्लाइड में छोटे छोटे हॉल करके पानी निकले, इसका अभियान चलाया। उसके बाद भी हमें भरोसा नहीं था कि कहीं यह प्रयोग हमारा सफल नहीं हुआ और पानी जमा होता ही गया, और अगर एक साथ मिट्टी ढह गई तो मेरे कोसी अंचल का कोई परिवार बचेगा नहीं। मैंने हमारे जवानों को यहां भेजा, बिहार सरकार को आग्रह किया, मेरे कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज किया, दिल्ली में बैठ करके इसको लगातार मॉनिटर किया, गांव के गांव खाली करवाए। यहां के किसान मेरे से नाराज हो गए कि भाई पानी तो दिखता नहीं है, वर्षा नहीं है और मोदी गांव खाली करवा रहे हैं। पशुओं को भी ले जाना कहते हैं 50-50 किलोमीटर दूरी। सबकी नाराजी थी। उसके बाद भी मैंने कहा नो कॉम्प्रोमाइज। उनको पता नहीं है कितने बड़े भयंकर की आफत की संभावना है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आफत ना आए, लेकिन अगर आ जाए तो नुकसान कम से कम होना चाहिए, उसके लिए हम प्रबंध कर रहे हैं। और आज कोसी अंचल के भाइयों बहनों को हिसाब देते हुए मुझे गर्व होता है कि हम उस काम को करने में सफल हुए। कोसी अंचल को मुसीबत से बचा लिया था भाइयों। इतना ही नहीं, अभी जब नेपाल में भूकंप आया तो यहां की सरकार को इस बात का आश्चर्य था, और ये बात उन्होंने पब्लिकली कही भी कि भूकंप आने के कुछ ही मिनटों में भारत के प्रधानमंत्री का फोन आ गया
उन जिलों तक फोन पहुंच गया। इस इलाके में के सभी सांसदों को मैंने फोन पर बात कर ली। हमने कहा देखो भाई, ये भूकंप भयंकर नुकसान कर सकता है। भाइयों बहनों, अगर कोसी की इतनी चिंता होती तो सबसे पहले भारत सरकार का जिम्मेवारी थी कि नेपाल के साथ हमारे संबंधों को ठीक कर ले। आज मेरे दुख से साथ कहना है कि कोसी के कारण कोई वर्ष ऐसा नहीं जाता है कि यहां की जनता को, यहां के किसानों को मुसीबत ना आई हो। इस समस्या का समाधान नेपाल में है। जब तक नेपाल के साथ बैठ करके ये पानी के बहाव के संबंध में उचित योजना नहीं बनती है, इस कोसी पट के किसानों को नहीं बचाया जा सकता है। और इसलिए नेपाल के साथ गहरे संबंध होना जरूरी है। नेपाल के सुख दुख के साथी बनना जरूरी है। 17 साल मेरे भाइयों बहनों, अगर पटना से नेपाल जाना हो 70 मिनट नहीं लगती, 70 मिनट नहीं लगती है। लेकिन नेपाल जाने को प्रधानमंत्री को 17 साल लग गए मेरे भाइयों बहनों, 17 साल। 17 साल तक देश का कोई प्रधानमंत्री गया नहीं। नेपाल से कोसी की बात नहीं की, कोसी अंचल के, कोसी पट के मेरे किसान भाइयों को बचाने की कोई बात नहीं की। हम गए, 17 साल के बाद गए और नेपाल सरकार के साथ आमने सामने बैठ करके कोसी के लिए क्या कर सकते हैं उसकी बातचीत को प्रारंभ कर दिया। भाइयों, रास्ते खोजने पड़ते हैं, समस्याओं का समाधान निकालना पड़ता है, तब जाकर के हमारे देश के गरीब किसान को हम बचा सकते हैं। और उस काम को 2014 के अगस्त में हमने करके दिखाया, नेपाल जाके करके दिखाया। और भूकंप के बाद नेपाल के साथ हम खड़े रहे। आज नेपाल एक भाई की तरह कंधे से कंधा मिला करके हम उसकी सेवा में लगे हुए हैं भाइयों। और इसलिए मैं कहता हूं भाइयों बहनों कि हमें समस्याओं का दीर्घकालीन दृष्टि से भी समाधान के रास्ते खोजने होंगे। हमने वो प्रयास प्रारंभ किया है। हमारे यहां कृषि मंत्रालय तो है, कृषि की चिंता करने के लिए तो समय है, लेकिन किसान की चिंता कौन करेगा? भाइयों बहनों, अगर हम किसान के कल्याण की चिंता नहीं करेंगे तो कृषि का भी कल्याण नहीं होगा। और अगर हम कृषि का कल्याण नहीं करेंगे तो किसान का भी कल्याण नहीं होगा। और इसलिए भी मैंने 15 अगस्त को लाल किले की प्राची से 15 अगस्त को लाल किले की प्राची से भाइयों बहनों हमने कहा कि जो नया मंत्रालय का नाम होगा वो कृषि विकास और किसान कल्याण रहेगा। अब सरकार के डिपार्टमेंट में सिर्फ कृषि की नहीं, किसान की भी चिंता करने की योजना बनेगी। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हमने निर्णय किया है। मेरे भाइयों बहनों, मैं अभी आरा से आ रहा हूं। आरा में सरकार का कार्यक्रम था और उस सरकार के कार्यक्रम में विकास की योजनाओं का प्रारंभ करना था। स्किल डेवलपमेंट हो, रास्तों की जाल गूंथना हो, अनेक योजनाओं का प्रारंभ किया। और चुनाव के पहले जब मैं आया था
तब मैंने कहा था कि दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी तो हम 50,000 करोड़ रुपया का पैकेज देंगे बिहार को, 50,000 का करोड़ का। कहा था मेरे भाइयों बहनों, कहा था। और कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि मोदी बोलते हैं करते नहीं है कुछ। मोदी ने चुनाव के पहले वादा किया था, पूरा नहीं किया, और जब पिछली बार आए तो फिर से टोने मारने शुरू कर दिए कि मोदी बोले क्यों नहीं। और मैंने कहा था कि पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट की गरिमा, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, सरकार उस मर्यादाओं को तोड़ नहीं सकती है। और इसलिए मैंने कहा था कि संसद चालू है तब तक मैं बोल नहीं पाऊंगा। अभी 4 दिन पहले संसद का सत्र पूर्ण हुआ है और आज आरा में मैंने घोषणा की है बिहार का भाग्य बदलने के लिए, नया बिहार बनाने के लिए। और मैंने पैकेज की घोषणा की है 1.25 लाख करोड़ रुपया, 1.25 लाख करोड़ रुपया, 1.25 लाख करोड़ रुपया। भाइयों बहनों, बिहार की सकल सूरत बदल करके रखूंगा मैं, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया। अब जब मैं ये कहूंगा तो मुझे मालूम है कि पत्रकारों को बुला करके कान में कहा जाएगा ये तो पुराने वाला है, ये पहले वाला है। भाइयों बहनों, मैं सच बता देना चाहता हूं, जब अटल जी की सरकार थी तब 10,000 करोड़ का पैकेज घोषित हुआ था, 10,000 करोड़। और न दिल्ली की सरकार न राज्य की सरकार पूरे के पूरे 10,000 करोड़ रुपया खर्च नहीं कर पाई थी। उसका 1,000 करोड़ रुपया अभी खर्च करना बाकी बचा हुआ है। फिर जब बिहार में 2 साल पहले राजनीतिक तूफान खड़ा हुआ, भारतीय जनता पार्टी के साथ धोखा किया गया, बिहार की जनता के साथ धोखा किया गया और बिहार के स्वाभिमान के साथ भी खिलवाड़ किया गया और दिल्ली भागे, पैकेज दो, हम आपको साथ देंगे। साथ तो देना ही था, उनका कुर्ता पकड़ करके ही बचने का कोशिश करना ही था। और इसलिए पहुंचे और वहां से घोषणा की कि अब बिहार को 12,000 करोड़ का पैकेज मिलेगा। और ये नाचने लगे, 12,000 करोड़, 12,000 करोड़, 12,000 करोड़। बिहार के स्वाभिमान के साथ ये खिलवाड़ था। 2013-14 12,000 करोड़ के पैकेज में से कोई खर्चा नहीं कर पाए, कोई खर्चा कर नहीं पाए। इतना ही नहीं, 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद उन 12,000 करोड़ में से करीब करीब 4,000 करोड़ रुपया खर्चा हमने आकर के किया और अभी भी 8,000 करोड़ उसका भी बाकी है। 1,000 करोड़ अटल जी वाला, 1,000 करोड़ मनमोहन सिंह जी की सरकार, 8,000 करोड़। भाइयों बहनों, हम एक बिजली का कारखाना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से लगाने वाले हैं, वो 20,000 करोड़ रुपया। और रोड्स के लिए और थोड़ा खर्चा, जिसकी रकम होती है करीब करीब 12,000 करोड़ रुपया। ये रकम बनती है 40,000 करोड़। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जो मैं 1.25 लाख करोड़ कह रहा हूं, ये 40,000 करोड़ उसमें नहीं है। 40,000 करोड़ अलग, और इसलिए कुल पैकेज बन जाता है 1,65,000 करोड़ रुपया का पैकेज
बिहार के विकास के लिए, बिहार की जनता की भलाई के लिए। ये पैसों से रास्ते बनेंगे, बिजली आएगी, किसान को खेतों में मदद मिलेगी, नौजवान के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, बिहार के घर घर में 24 घंटे बिजली मिले, बिहार के गांवों में जहां बिजली अभी पहुंची नहीं है वहां बिजली पहुंचे, जिन घरों में पीने का पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, उन घरों को पीने का पानी मिले, शौचालय मिले, फर्टिलाइजर के कारखाने लगे, किसान को यूरिया मिले, एक के बाद एक विकास की अनगिनत योजनाओं के द्वारा बिहार के जीवन को बदलना है। मेरे भाइयों बहनों, यहां पर इतना समय ये बातें करने वाले लोग आज बिहार के लोगों को पढ़ने के लिए बाहर क्यों जाना पड़ता है, मां बाप को लाखों रुपयों का खर्चा क्यों करना पड़ रहा है। ये स्थिति मुझे बदलनी है और इसके लिए भाइयों बहनों, इतना बड़ा विशाल जनसमूह, मैं लोकसभा में भी इस क्षेत्र में आया था, लेकिन ऐसा जनसागर मैंने देखा नहीं था भाई। मैं यहां भी देख रहा हूं, मंच के पीछे मैं देख रहा हूं क्या जन सैलाब वहां है। भाइयों बहनों, चुनाव की डेट जब भी आ जाए, बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को जिताने का फैसला कर लिया है और हमने वादा किया है, हम आपकी भलाई के लिए, आपके कल्याण के लिए बिहार के उस सामर्थ्य को फिर से बाहर प्रगटाने के लिए जी जान से जुटे रहेंगे। बिहार नया बिहार बना के रहेंगे, बिहार का भाग्य बदल के रहेंगे, बिहार की जनता का भाग्य बदल के रहेंगे। और इसी शुभकामनाओं के साथ मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। ऐसे नहीं, आवाज कोशी के हर कोने कोने में पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।